सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमने पिछली क्लास में किया था। हम लोग थर्मल एक्सपेंशंस कर रहे थे पिछली क्लास में, और वहां पे बेसिकली हम लोगों ने कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और कफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन किया था पिछली क्लास में। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अल्फा, बीटा और गामा हमारा कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन था। उसके बाद आज हमें रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा एक तो निकालना है, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक थर्मल एक्सपेंशन वाला पोर्शन किया है, और उसके अलावा हम लोगों ने जो वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट को किया था, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। So, सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। सो consider a solid cube, each of side L, surface area of each face of the cube is S and the volume of the cube is V. So जो surface area होगा, हमें पता है L स्क्वायर होता है, surface area साइड स्क्वायर हो जाता है हर surface का जो area है। वॉल्यूम जो है that will be, I'm sorry, this will be L cube. So volume is equal to L cube. So let the cube be heated by a small range of temperature delta T, है ना। क्यूब को हम लोग डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट करते हैं। तो सपोज डेल्टा एस इज एल इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब, डेल्टा एस इज द इंक्रीज इन एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, एंड डेल्टा वी इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो एक क्यूब को जब हम हीट करेंगे तो उसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा, एरिया भी इंक्रीज करेगा, एंड इवेंचुअली वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। लेंथ लेट से इंक्रीज कर रहा है डेल्टा एल से, वॉल्यूम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है डेल्टा एस से, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है लेट से डेल्टा वी से। एंड इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द कफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। अल्फा हमारा कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, बीटा हमारा कफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, और गामा हमारा कफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। सो डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल चेंज इन द लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। Increase in area delta S is beta into S into delta T, and increase in volume is gamma into V into delta T. New length of each side of the cube L plus delta L, S plus delta S और V plus delta V हो जाएगा, है ना। न्यू वॉल्यूम, न्यू सरफेस एरिया और न्यू लेंथ। नाउ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा अगर हम देखें, सो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, न्यू सरफेस एरिया S प्लस डेल्टा एस क्या हो जाएगा? न्यू लेंथ को स्क्वायर कर दोगे L प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। सो अब S प्लस डेल्टा एस को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और L प्लस डेल्टा एल को रिप्लेस कर लिया अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब S इन दोनों में, यहाँ पे LHS में S को कॉमन ले लोगे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और L को कॉमन, L स्क्वायर को कॉमन ले लोगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर। अब S तो L स्क्वायर के बराबर है, ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। इसको खोल दो RHS को, तो A प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। तो अब ये देखो, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, अल्फा एक स्मॉल क्वांटिटी है और अल्फा स्क्वायर उससे भी छोटा क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो इस पूरे टर्म को रिमूव कर देंगे। 1 प्लस बीटा डेल्टा टी 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, 1 और 1 कट गया। So beta delta t is 2 alpha delta t cancelled, beta is equal to 2 alpha, right? So alpha is equal to ये क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन 2। So ये हमारा पहला रिलेशन हो गया अल्फा और बीटा के बीच में, है ना। कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन के बीच में हमारा रिलेशन क्या है? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2। जैसे भी याद करना है वैसे याद कर सकते हो। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आता है एग्जाम में।
So derive a relation between alpha and beta. So this is the relation between alpha and beta. Clear है बच्चों? Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा पे, राइट? तो अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालना है। नया वॉल्यूम जो है v प्लस डेल्टा v, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। अब जब आप टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर रहे हो तो लेंथ ऑफ द साइड डेल्टा एल से इंक्रीज कर जा रहा है, एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब हो जाएगा। एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, डेल्टा एल का जो वैल्यू है अल्फा एल डेल्टा टी होता है ना, जैसा कि हम लोग शुरू में ही देखे थे। और डेल्टा वी का जो वैल्यू है वो गामा वी डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा वी को रिप्लेस कर लो इससे और डेल्टा एल को इससे रिप्लेस कर लो। अब यहाँ पे दोनों में से v कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा। और l इसको जब बाहर निकालेंगे तो l क्यूब बाहर आएगा और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब हो गया। एल क्यूब इज इक्वल टू वी, ये कैंसिल हो गया। और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, ये जो a प्लस बी होल क्यूब को हम लोग ओपन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। ये गड़बड़ दिया हुआ है, एक सेकेंड। सो ये 3 अल्फा 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू अल्फा डेल्टा टी, हाँ ठीक है, और 3 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक। अब ये हम लोग दोनों तरफ इक्वेट कर देते हैं तो ये देखो, ये v और v कैंसिल हो गया, ये अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब ये जीरो हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर वाला भी जो टर्म है ये भी जीरो हो जाएगा। सो अल्फा इज स्मॉल, इसीलिए अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है, इन दोनों को जीरो कर दिया, बच गया 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 और 1 कैंसिल हो गया, गामा डेल्टा टी इज 3 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा हो गया, ठीक है। सो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। और दूसरा जो हमारा था, है ना, रिलेशन अल्फा और बीटा के बीच में, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो हम लोगों ने अभी प्रूव किया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अब आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 है और यहाँ अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3 है, सबको इक्वेट कर दो, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। सो दिस इज द रिलेशन, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। पूरे को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है दोनों टर्म्स में से गायब हो जाएगा। सो 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा is equal to 2 gamma. So this is the relation between alpha, beta and gamma. Is this clear बच्चों? Yes, sir. तो तुम ये वाला चीज याद रखोगे तो अपने आप सब बस तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत है और बाकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है दोनों। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. First sample problem. A piece of steel has a length of 30 centimeter at 15 degrees Celsius. At 90 degrees Celsius, its length increases by 0.027 centimeter. Find the coefficient of cubical expansion of steel. ठीक है। सो अब ये देखिए, पीस ऑफ स्टील हैज अ लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो L नॉट इनिशियल लेंथ L0 या 15 डिग्री पे है ना, तो L15 कर लो is equal to 30 centimeter. At 90 degrees Celsius, its length increases, L90 is equal to, increases by 0.097. So 30 point
0.097 है, L90 है, ऐसे L90 minus L15 is equal to 0.027. ये हमारा इंक्रीज इन लेंथ हो गया 0.027 से सेंटीमीटर. फाइंड द कफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. हम लोग को गामा निकालना, तो पहले अल्फा निकालेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे, अभी जो हम लोग कन्वर्जन फॉर्मूला सीखे हैं उससे. सो अल्फा, सो हमें पता है L90 is equal to L15 plus L15 into alpha delta T. L15 into alpha into delta T, मतलब 90 minus 15. ठीक है. सो L90 माइनस L, इसको इधर लेके चले जाओ. L90 माइनस L15 is equal to alpha into L15 into 90 minus 15. Alpha is equal to L90 minus L15 divided by L15, 90 minus 15, 75. L90 minus L15 का वैल्यू हम लोग को पता है 0.027. L15 का वैल्यू पता है 30 into 75. ये अल्फा का वैल्यू हो गया. ठीक. सो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 0.027 डिवाइडेड बाय 30 into 75. So 1.2 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस. ये अल्फा हो गया. गामा इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने किया, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. सो विच इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Second question is, a metal ball 11 centimeter in radius is heated from 10 degree Celsius to 80 degree Celsius. ठीक है. सो एक मेटल बॉल है, इसका रेडियस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, is heated from 10 degree to 80 degree. Calculate the increase in surface area of the ball given a coefficient of linear expansion of metal ball is this much. तो coefficient of area expansion हम लोग निकाल लेंगे, है ना. सो अब यहाँ पे जो टेम्परेचर का चेंज है दैट इज 80 minus 10, 70 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में भी करोगे तो 70 केल्विन ही आएगा. चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही होता है. और जो अल्फा का वैल्यू दे रखा है 0.000017 पर केल्विन. ठीक है. सरफेस एरिया जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग लिखेंगे 4 पाई रेडियस एट 10 डिग्री सेल्सियस का होल स्क्वायर. सो दिस इज 4 पाई इंटू 11 का होल स्क्वायर.
Now, increase in surface area. अब पहले तो हम लोग बीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे, coefficient of surface area expansion. Beta is equal to 2 अल्फा होता है, ठीक है. So beta is equal to 2 अल्फा and gamma is equal to 3 अल्फा था. So beta 2 अल्फा होगा, 2 into this, so 0.00034 per Kelvin, ठीक है. So increase in surface area is delta S, beta into S10 initial surface area into delta T. 0.00034. S10 मतलब 4 pi into 11 square. डेल्टा टी का मतलब 70 केल्विन. सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया करेंगे 0.034 into 4 by 11 square. तो ये हमारा 3.6, तो 3.62 इनफैक्ट 3.62 सेंटीमीटर स्क्वायर से इंक्रीज करेगा. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ये क्वेश्चन करके बताओ, आंसर ट्राई करो. रिलेशन तुमको लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 by 100. This is equal to temperature in Fahrenheit -32 by 180 is equal to temperature in Kelvin -273.15 divided by 100. ये रिलेशन है इनके बीच में. हमें निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर डू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्केल्स गिव द सेम रीडिंग. ऐसा पॉसिबल है क्या सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल में सेम रीडिंग मिले या फॉरेनहाइट और केल्विन में सेम रीडिंग मिले? अगर पॉसिबल है तो किस टेम्परेचर पे पॉसिबल है? अटेम्प्ट इट फॉर 2 minutes. कर पाते हो तो करके बताओ, अदरवाइज मैं बताऊंगा. 320 by 9 degrees Celsius. किसका बेटा? फर्स्ट का क्या है? 320 by 9 degrees Celsius. यहाँ पे तो कुछ और दिया हुआ है आंसर. सर -4. -40. आंसर पहले वाले का -40 दे रखा है. देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम है, सेम है. मान लो x हम लोग मान लेते हैं, है ना? तो x by 100 is equal to x minus 32 by 180. राइट, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सेम वैल्यू x है. अब ये 0 0 कट जाएगा और
2 9s and 2 5s क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160 तो इसको इधर ले जाओगे तो 4x इज माइनस 160 और x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तो माइनस 40 पे x इज इक्वल टू माइनस 40 पे सेम रीडिंग है बेसिकली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बी वाला करके बताओ So 574.58. हाँ 574.58 ही है यहाँ पे क्या करना है मान लो दोनों सेम देता है फ़ारेनहाइट और केल्विन इन दोनों को इक्वेट कर दो y ले लो यहाँ पे y माइनस 32/180 is equal to y minus 273.15/100 you'll get 2 9s and 2 5s क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5y माइनस 160 9y minus 273.15 into 9 2458.35 2458.35 अब 9y minus 5y 4y होगा इसको इधर ले जाओ 458.35 minus 160 is equal to 4y y is equal to 574.58 क्लियर है बच्चों Yes, sir. कोई नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए कह रहा है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर पुट इन ऑयल बाथ्स है ना द रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट thermometer is 3/2 times the reading on the Celsius thermometer. What is the temperature of bath on Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale? Sir, minus 116.6 degrees Celsius. माइनस 106.7 डिग्री सेल्सियस है देखो कैलकुलेशन तो कुछ गड़बड़ नहीं किया So minus 106.66. हाँ वही मतलब अप्रोक्सीमेटली माइनस 106.7 अप्रोक्सीमेटली 0.66 होगा क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर पुट इन एन thermometer are put in an oil bath. The reading of the Fahrenheit thermometer is 3/2 times the reading of the Celsius one. So temperature in Celsius minus 0
by 100. Temperature in Fahrenheit minus 32 by 180. So this is, इसको कैंसिल करोगे 9 5, तो ये यहाँ पे ये कह रहा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट is 3 by 2 times the reading in Celsius. So reading in Celsius में x है अगर, तो x by 5 is equal to 3 by 2 times x minus 32 by 9. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 9x is equal to 1.5 into 5, 7.5x minus 160. 1.5x is equal to minus 160. X is minus 160 by 1.5. So 106.67 minus 106.67 डिग्री सेल्सियस. तो अब तीनों का रीडिंग बताना है. सेल्सियस वाले का जो रीडिंग होगा, दिस इज इक्वल टू, सो सेल्सियस स्केल का रीडिंग इज minus 106.67 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट वाले का रीडिंग minus 106.67 minus 159.99 degree Fahrenheit. हाँ 160. हाँ तुमने 0.67 ही लिया होगा, 0.66 ऐसे करके किया होगा, इंटू 1.5 करेंगे 160.005 आ रहा, तो हम लोग 160 ही मान लेते हैं. 160 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 डिग्री फ़ारेनहाइट. और केल्विन में अगर हम लोग देखेंगे तो सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, तो minus 106.67 plus 273.15, 166.48 Kelvin. क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए.
So 115. यस, बिल्कुल सही। कैसे किया बताओ। So Celsius by 100 और दोनों टेम्परेचर्स को x और y ले लिया तो x minus y by n is equal to Celsius by 100 करके। करेक्ट। So see, a thermometer has wrong calibration. It records the melting point of ice as -5 degrees Celsius, right? तो melting point of ice 0 degree होता है, उस समय -5 degree कर रहा है, and it reads 55 degree Celsius instead of 50. तो जब actual 50 degree था तो 55 degree read कर रहा था, ठीक है? तो 0 और 55 के बीच में, 0 और 50 के बीच में अगर मतलब 50 डिविजन्स हैं तो ये -5 से 55 के बीच में 60 डिविजन्स मेजर कर रहा था, ठीक है? तो जब 50 डिवीजन होना चाहिए तो वो 60 डिवीजन मेजर कर रहा है, राइट? सो बेसिकली 60 by 5 1.2 डिविजन्स जो वो कर रहा है। तो अगर तुम ये 100 डिविजन्स होगा तो 100 डिविजन्स को 1.2 करके करोगे तो 120 डिविजन्स वो कैलकुलेट करके देगा तुमको। तो वो जो 120 डिविजन्स कैलकुलेट कर रहा है उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का जो वो कन्वर्जन वाला जो था फॉर्मूला, अगर तुम्हें याद हो, जो शुरू में हम लोगों ने डिराइव किया था, तो वहां पे हम लोगों ने ये किया था कि यस, सो हियर टेम्परेचर, जो मान लो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है ना, सो -0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर, जो अब जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी डिग्री सेल्सियस में, बट वो फॉल्टी वाला है ना, तो फॉल्टी वाले का, ठीक है, जो फॉल्टी वाले का टी डैश डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, -0 डिवाइडेड बाय 120 हो गया, राइट? तो अब ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अगर हमारा 100 डिग्री है तो इसमें कितना आएगा वो अगर हम लोग करें, सो दिस विल बी, सॉरी, दिस इज 0 डिग्री पे, हाँ 0 डिग्री पे ये -5 मेजर कर रहा था ना, तो -5 हो गया। हाँ, अब हम अगर इसको यहाँ पे ये 0 डिग्री डालें, जो कि सॉरी 100 डिग्री डालें, तो 120, सॉरी ये -5 है, 0 -5, सो 120 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, +5, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉल्टी वाले का 120 -5 115 डिग्री सेल्सियस रीड करेगा। फिर से हम समझा दें कि यहाँ पे जब ये 60 डिग्री, देखो 0 से 50 डिग्री सेल्सियस में 50 डिविजन्स हैं, ठीक है, और -5 से 55 डिग्री वाले में 60 डिविजन्स हैं। तो 50 डिवीजन ऑफ करेक्ट थर्मोमीटर इज 60 डिवीजन ऑफ द रॉन्ग वन। सो 100 डिवीजन ऑफ करेक्ट थर्मोमीटर इज, डबल कर दो, 120 डिविजन्स ऑफ द रॉन्ग वन। सो करेक्ट थर्मोमीटर में जो रीडिंग है T डिग्री सेल्सियस -0 by 100, अब 0 पे का कितना मेजर कर रहा है? -5 मेजर कर रहा है। 0 पे एक्चुअली क्या मेजर कर रहा है? -5। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो फॉल्टी वाले का है -5 डिवाइडेड बाय, उसको कितने डिवीजन से डिवाइड करेंगे? 120 से, है ना? यही फॉर्मूला होता है हम लोगों का, राइट? तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस 100 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 - 0 by 100
इज इक्वल टू फॉल्टी वाले का रीडिंग माइनस ऑफ -5 +5 बाय 120. 100 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 120 ऊपर चला गया, तो ये 115 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है बच्चों? Yes. आगे सबको समझ? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए. देखो, गिवन जो चीज रहता है उसको ध्यान से देखो और उससे समझो क्या बोल रहा है यहाँ पे. A brass disc has a hole of diameter 2.5 centimeter. इसमें एक होल है, ठीक है. होल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द होल ऑफ द डिस्क व्हेन हीटेड टू 327 डिग्री सेल्सियस. इसके अंदर एक होल है. इस होल का जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर है. अब एट 27 डिग्री सेल्सियस, जब चेंज इन डायमीटर ऑफ द होल ऑफ द डिस्क व्हेन हीटेड टू 327 डिग्री सेल्सियस, तो बेसिकली जब हीट करेंगे ना तो ये एक्सपैंड करेगा होल इसका, राइट. तो ये कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये लीनियर एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है. डायमीटर को डायरेक्टली लीनियर एक्सपेंशन से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. तो डायमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस is equal to 2.5 centimeter and diameter at 327 degrees Celsius. And this is what we have to find. Coefficient of linear expansion of brass is 1.9 into 10 to the power -5. And delta T is 327 minus 27, 300. So delta T is 300 degrees
Celsius. Now, diameter at 327 degrees Celsius is equal to diameter at 27 into 1 plus alpha delta T. So this will be equal to 2.5 into 1 plus 1.9 into 10 to the power minus 5 into 300. So this is 1.9 into 300. 570. 570 or 10 to the power minus 5. So here 2.5 into 1.005.7. 0057 into 2.5. So 2.51425. चेंज इन डायमीटर पूछा. अच्छा, सो ये हो जाएगा 2.5142. चेंज इन डायमीटर पूछा तो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, है ना. डेल्टा डी इज इक्वल टू D27 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी करते तो भी आंसर आ जाता है. खैर एनीवेज, change in diameter is equal to diameter at 327 minus diameter at 27. So this is delta D is equal to 2.5142 minus 2.5, 0.0142 centimeter. This is a change in diameter. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next question try कीजिए. So 50. कितना? 500 degree Celsius है. You missed out on some zeros. So how much should the temperature of brass rod be increased so as to increase its length by 1% given alpha? So देखो, increase in length delta L is equal to L into alpha into delta T. ठीक है. Delta L by L is equal to alpha delta T. Delta L by L into 100 is equal to percentage increase in
लेंथ, है ना, ये कितना दे रखा है 1% इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100। तो हमें को कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द टेम्परेचर डेल्टा टी निकालना है 1 बाय अल्फा इंटू 100, 1 बाय अल्फा 1 बाय 0.00002 इंटू 100, so which is equal to 1 divided by 0.002, so 1 divided by 1 is equal to 500। ठीक, Yes, sir. चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग जो है कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं इसी में आगे, है ना, वो सब आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये सबने नोट कर लिया, इसको हटाएं। यस सर। तो ये क्वेश्चन हो गया 6th क्वेश्चन, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th। खत्म ही नहीं हो रहा है, हाँ खत्म हो गया। तो इतने क्वेश्चन करने हैं तुमको, मतलब 5th तक कर लिए, मतलब मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन और होंगे, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। और जो है अगर कोई डाउट होगा तो अगले